Hello everyone, today we will study about the next chapter, that is problem of deficient demand and excess demand. So let's get start. In this chapter, we have starting the chapter some important concepts. First one is the full employment equilibrium and underemployment equilibrium. Full employment equilibrium and underemployment equilibrium. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कौन से इक्विलिब्रियम होती है? इक्विलिब्रियम वर्ड आ रहा है, इट मीन्स दैट कि जहां पे हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होती है इट मीन्स दैट कि जहां पे हमारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, देयर इज द नो एक्सेस द कैपेसिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्शन किया जा रहा है फॉर द रुपीज द 10 करोड़ रुपीज एंड उसकी एग्रीगेट डिमांड है 10 करोड़ एंड द एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है उसकी 10 करोड़. सो दैट इज द कंडीशन, इज द फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कि हमारा डिमांड, हमारी प्लांट की कैपेसिटी कितनी है 10 करोड़, डिमांड कितनी हो रही है 10 करोड़ एंड द सप्लाई भी क्या हो रही है 10 करोड़. So it is the means that the full employment equilibrium is that situation where is the no excess capacity in the market and there is the fully utilization of the resources. तो हम full employment में mainly 3 point को consider करते हैं. क्या कर फर्स्ट वन, जहाँ पे हमारी AD किसकी इक्वल होगी AS की. AD में क्या होता है कि प्लांट एक्सपेंडिचर एंड द AD इज द प्लांट आउटपुट. सेकंड क्या होगा कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, एंड थर्ड वन देयर इज द नो एक्सेस कैपेसिटी. कैपेसिटी. सो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या हुआ? AD इक्वल टू AS, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड देयर इज द नो एक्सेस कैपेसिटी. उसके बाद आता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है? जहां पे AD AS के इक्वल तो होगा बट रिसोर्सेज आर द नॉट फुली यूटिलाइज्ड. इट मीन्स दैट कि प्लांट की कैपेसिटी कितनी है 10 करोड़ बट उसकी डिमांड कितनी आ रही है 8 करोड़ एंड फिर डिमांड 8 करोड़ है एंड द सप्लाई भी क्या होगी 8 करोड़. इट मीन्स दैट कि जो बैलेंस 2 करोड़ आया दैट इज द एक्सेस कैपेसिटी इन द मार्केट. सो दैट द अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज दैट व्हेन देयर इज द नॉट फुली यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. इसमें हम देखेंगे AD हमारा AS के इक्वल है एंड सेकेंड पॉइंट क्या आएगा कि रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड एंड थर्ड पॉइंट देयर इज द एक्सेस कैपेसिटी इन द मार्केट. So these are the 3 points is considered in the underemployment situation. उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा कि वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट एंड द इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट. Voluntary unemployment and involuntary unemployment. आप देखते हैं कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होती है? वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहां पे द पर्सन आर द नॉट विलिंग टू द वर्क एट द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस. जो उसकी मार्केट बेसिस प्राइस होती है उस पर पर्सन काम करना नहीं चाहते बट द जॉब्स आर द अवेलेबल. इज दैट सिचुएशन इज द कॉल्ड द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट.
ऑन द अदर साइड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? इसमें द पर्सन आर द विलिंग टू द वर्क, पर्सन काम करना चाहते हैं बट द जॉब्स आर द नॉट अवेलेबल, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट एंड द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या सिचुएशन होगी? जहाँ पे पर्सन काम करना चाहते हैं, कौन सी? एग्जिस्टिंग वेजेस रेट, जो मार्केट में वेजेस रेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग पर्सन काम करना चाहते हैं। और हमारी यहाँ पे क्या होगी कि जो डिमांड ऑफ द लेबर किसके इक्वल होगी? सप्लाई ऑफ द लेबर, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ऑन द अदर साइड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है कि ऐसा नहीं होता सिचुएशन में कि हमेशा जो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है वहाँ पे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो। इट मीन्स दैट कि ऐसी कंडीशन रहती है, एक मिनिमम पॉइंट रेट रहता है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जरूर रहता है, सो दैट इज द कॉल्ड ऑफ द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, फ्रिक्शनल किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? चेंज टू द जॉब ऑफ द वन जॉब टू द अनदर। इसमें क्या होता है कि जो लेबर्स होते हैं वो एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में ट्रांसफर हो जाते हैं, या तो अगर उनका प्रमोशन हो रहा है सो दैट वो हम अपनी पुरानी जॉब को छोड़ के नई वाली जॉब में ट्रांसफर हो जाते हैं, या फिर शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल, वियर एंड टियर ऑफ द मशीन्स एक्सेट्रा, दीज आर द वर्कर मूव टू द वन जॉब टू द अनदर जॉब। सेकेंड कंसेप्ट आता है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जहाँ पे चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होती है? ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी के बेसिस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं दैट इज द कॉल्ड ऑफ द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि पहले पुराने टाइम में ओल्ड मशीन यूज होती थी, जो भी हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते थे तो उसमें ओल्ड मशीन यूज होती थी, बट अब क्या रिसेंटली हो रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं दैट इज द कॉल्ड ऑफ द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा कि प्रॉब्लम ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं डेफिशिएंट डिमांड? इसका मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम जैसे हमें नाम से पता चल रहा है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड मीन्स क्या होता है कि डिमांड में कमी। इट मीन्स दैट कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई तो ज़्यादा हो रही है बट क्या हो रहा है कि डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है, सो दैट एग्रीगेट डिमांड किससे लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे क्या है कि सप्लाई ज़्यादा है बट डिमांड कम है, सो इट मीन्स दैट इज द कॉल्ड ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड। जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का क्या है कि फुल यूटिलाइज, इट मीन्स दैट कि जो भी अकॉर्डिंग टू द कीन्स ने ये बताया कि एग्रीगेट डिमांड लेस देन है एग्रीगेट सप्लाई से कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। जो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है इन द इकोनॉमी उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड किससे कम है? एग्रीगेट सप्लाई से। सो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमारी क्या कंडीशन आती है ग्राफ पे? ऑन दी एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे? इनकम एंड जीडीपी, एंड ऑन दी वाई एक्सिस पे क्या शो करेंगे? एग्रीगेट डिमांड। अब हम देखते हैं कि एंगल 45 डिग्री दैट इज द रिप्रेजेंट ऑफ द इनकम। इनकम क्या होती है? इक्वल टू द एएस दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, एंड दिस इज द पॉइंट लाइन रिप्रेजेंट द ADF। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं? फुल यूटिलाइज हो रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। सपोज कि हमने 10 प्लांट की कैपेसिटी हमारी कितनी है? 10 लाख की है, तो इसमें क्या है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड एंड द एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? वो भी क्या होगी? 10 लाख। बट एट द लाइन इज द रिप्रेजेंट ऑफ द G एंड द सेकेंड दैट लाइन
ADP। ADP लाइन क्या शो कर रही है? प्लान्ड, जो हमारी एग्रीगेट प्लान्ड है डिमांड, दैट इज द रिप्रेजेंट ऑफ ADP लाइन। अब हम देखते हैं these point E to F, that is the called of deficient demand। It means that जो हमारा ये पॉइंट आया E to F वो किसके इक्वल है? डेफिशिएंट डिमांड। इट मीन्स कि हमने फुल एम्प्लॉयमेंट हमारा हो कितने पे रहा है? G पॉइंट पे, लेकिन हमारा प्लान्ड कितना हुआ? एट द पॉइंट ऑफ P। तो हमारी AD क्या हुई? डिक्रीज होगी, फॉल हो गई। तो फुल डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्या होगी? एट द पॉइंट ऑफ E एंड F। दिस इज द कॉल्ड ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड। अब हम उसके बाद देखते हैं कि जो ये डेफिशिएंट डिमांड है इसके क्या क्या कॉजेज होंगे, किसके कारण कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, क्या क्या कॉजेज होंगे। हमने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स किए थे। एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड द नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में क्या आता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हम देखते हैं कि जो कॉजेज किस कारण हमारे जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें कमी आई, किसके कारण हुई। तो हम सबसे पहले देखते हैं कंजप्शन। कंजप्शन क्या हुआ? हमारा रिड्यूस हो गया। जो भी हमारे कॉजेज थे उसको टू सेक्टर, फर्स्ट वन इज द टू सेक्टर इकोनॉमी में एंड सेकंड वन इज द फोर सेक्टर इकोनॉमी में डिवाइड किया गया। इन द टू सेक्टर इकोनॉमी में फर्स्ट वन कॉजेज क्या होता है कि रिडक्शन इन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट मीन्स दैट कि जो हमारा कंजप्शन था वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। कंजप्शन रिड्यूस होने के बाद क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी क्या होगी? उसमें भी डिक्लाइन आ गई। तो सेकंड पॉइंट कॉजेज का क्या हुआ कि रिडक्शन इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जितना प्लान किया था किसने? प्रोड्यूसर ने, उतना हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो डिमांड थी वो क्या हो गई? फॉल हो गई। फिर हम देखते हैं कि फोर सेक्टर इकोनॉमी में, फोर सेक्टर इकोनॉमी में क्या हुआ कि जो थर्ड पॉइंट क्या आएगा कि रिडक्शन इन दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर थे, जो भी उसने कंजप्शन एंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किए थे वो भी क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुए तो क्या हुआ कि हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो भी क्या हो गई? रिड्यूस होगी। रिड्यूस इंपोर्ट रिड्यूस हुई पर एक्सपोर्ट क्या हुई? राइज। क्योंकि इसमें क्या सिचुएशन आई कि जो एक्सपोर्ट रिड्यूस हुई एंड द इंपोर्ट क्या हुई? राइज। एक्सपोर्ट क्या हुई? हमारी रिड्यूस हो गई और जो हमने इंपोर्ट किया वो क्या हुआ कि इंक्रीज होगी। इट मीन्स दैट कि जो भी हमारे इंटरनेशनल प्राइस थे वो क्या हुई? लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस। एंड द लास्ट पॉइंट क्या आता है कि जो भी हमारी इनकम थी, टैक्सेस रेट थे, वो भी क्या हो गई? इंक्रीज हुई। तो कॉजेज क्या क्या हुए डेफिशिएंट डिमांड के? फर्स्ट वन हमने देखा कि रिडक्शन इन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड फिर क्या किस में रिड्यूस हुआ? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। उसके बाद फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में किस किस में हुआ कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस हो गए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ने क्या किया कि जो भी उसके कंजप्शन एक्सपेंडिचर थे एंड द इन्वेस्टमेंट बोथ आर द रिड्यूस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस एक्सपोर्ट्स। जो भी हमने एक्सपोर्ट्स किए थे वो भी रिड्यूस हो गए एंड जो हमारे इंपोर्ट्स थे वो क्या हो गए? राइज अप हो गए, जिससे हमारी जो टैक्स रेट थी वो भी क्या हो गई? इंक्रीज होगी। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या थी, रिजल्ट क्या आया डेफिशिएंट डिमांड्स का। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थी, क्या सिचुएशन, क्या रिजल्ट हुआ,
सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या राइज हुई, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ कि जो हमने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन करना था वो हमारा नहीं हुआ। जितनी हमने डिमांड सपोज की थी उतनी हमारी प्लान जितना हमारा यूटिलाइजेशन होना था उतना हमारी डिमांड नहीं हुई आउटपुट की। सो द रिसोर्सेज आर द नॉट फुल यूटिलाइज इन दी अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। सेकेंड क्या होता है कि डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। किसके इक्वल होता है, डिफ्लेशनरी गैप के। हम देखते हैं कि हमारी ये वाली जो पॉइंट आ रही थी इस पे क्या हो रहा था, फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन हमारी डिमांड कितने में ये रिड्यूस हो गई, पॉइंट E टू F। दैट इज द कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। किसके इक्वल होती है, डिफ्लेशनरी गैप की। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि अनडिजायर्ड स्टॉक। अनडिजायर्ड स्टॉक में क्या होता है कि जब डिमांड डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स दैट कि हमारी सप्लाई तो ज़्यादा थी लेकिन डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिमांड डिक्रीज हो रही है तो जो स्टॉक होगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, उतना सोल्ड अप नहीं हो पाएगा जितना सोल्ड होना चाहिए था। तो इसमें इट मीन्स कि हमारा जो स्टॉक है वो अनडिजायर्ड स्टॉक रह जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज द लॉस ऑफ द प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि अब हमारा स्टॉक बच गया है, मार्केट में उतना सोल्ड नहीं हुआ जितना स्टॉक सोल्ड होना चाहिए था। सो द प्रोडक्ट के प्राइस भी क्या हो जाएंगे, जिसके कारण रिड्यूस हो जाएंगे और हमें क्या होगा, लॉस होगा प्रॉफिट में। सो दीज आर द consequences ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड। सो today's topic is completed. Revise this chapter. Thank you.